नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन ISPCS में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को और इसमें आपका पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और विश्वास मानिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले परिचय से शुरू करते हैं। और इसमें जितने भी मगध साम्राज्य के सब लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको कवर किया गया है। ठीक है, देखेंगे अभी आगे। परिचय की बात करें तो मगध के उत्कर्ष के क्रम में हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, किसके बाद होती है? जो मगध के उसके बाद जो हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश है, उनके बाद मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे, जो एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर शासक हुआ करते थे। चाणक्य का अपमान किया उन्होंने। ठीक है, और इस अपमान पर प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित कर दिया और मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बड़े हिस्से को एकीकृत कर दिया, मतलब इकट्ठा कर दिया। क्या हुआ? मगध के उत्कर्ष के बाद शिशुनाग, नंद वंश के बाद जो मौर्य साम्राज्य का उदय होता है, उसके बाद नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद हुए और ये काफ़ी क्रूर और दुष्ट शासक हुआ करता था। और इसने आचार्य चाणक्य का अपमान भी किया था। और इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने क्या किया? जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, जो एक बालक था उस समय, उसको शिक्षा दी था जी, धनुष विद्या सिखाई, बहुत सारे ज्ञान दिए उसको, सब कुछ सिखा के फिर बड़ा हुआ तो उसको घनानंद को उसने पराजित कर दिया, दोनों ने मिलकर। ठीक है, किसने? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मगध में एक नए साम्राज्य की तरह नींव रखी था, उसने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। अब रही बात कि इसकी जो 10 शासकों का क्रम रहा है मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं सबसे पहले, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, फिर अशोक आते हैं, कुरान आते हैं, दशरथ आते हैं, संप्रति आते हैं, सलीसुक आते हैं, देवब्रह्मन आते हैं, सतधन्वमन आते हैं और बृहद्रथ आते हैं। लेकिन इसमें आपका इम्पोर्टेंट चंद्रगुप्त मौर्य हैं, बिंदुसार हैं, अशोक हैं और लास्ट वाले बृहद्रथ हैं। यही 4 आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और इन्हीं को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, पहले इस पार्ट में हमने इन 2 शासकों को कवर करने की किया है अच्छे से। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट इसका आएगा, इसमें आपका अशोक और बृहद्रथ को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। तो रही बात चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक का शासन होता है। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से लेकर और 298 ईसा पूर्व तक इनका शासन रहता है। रही बात चंद्रगुप्त साम्राज्य की स्थापना और विस्तार की, तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक और संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? 322 ईसा पूर्व में घनानंद को पराजित कर दिया था। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा, घनानंद जो क्रूर शासक था उसको पराजित करके आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो मगध का सिंहासन उन्होंने प्राप्त कर लिया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त को भी अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, मतलब अपने गुरु को ही उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उनके शासनकाल में मगध साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ, जो उत्तर में कश्मीर, दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल, साथ में उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला था। ठीक है, आप सोचिए कितना लंबा फैला था। ठीक है, देखिए, जैसे कि उत्तर में कश्मीर तक फैला था, दक्षिण में मैसूर तक फैला था, पूर्व में बंगाल में तक और उत्तर पश्चिम में ईरान तक फैला था। तो काफ़ी बड़ा विस्तार हुआ शासनकाल में। उसके बाद इनके नाम को लेकर थोड़ा विवाद चलता है, उस पर भी बात करते हैं। यूनानी विवरण और उनके नाम। तो एंड्रोकोटस, ये एक यूनानी लेखक प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को यह नाम दिया था। क्या? एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस,
इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त को इस नाम से संदर्भित किया था। मतलब जस्टिन ने क्या कहा कि इनका नाम सेंड्रोकोटस है और एक प्लूटार्क ने इनको एंड्रोकोटस कहा। हालांकि इनके नाम को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा है, लेकिन बाद में काफ़ी पता लगा कि ये जो दोनों नाम हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही यूज़ किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये दो नाम ध्यान रखेंगे, ये दो नाम अगर आपके एग्जाम में आता है एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर के साथ उनका संघर्ष होता है। देखते हैं क्या था। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर था ये सिकंदर का सेनापति हुआ करता था और इसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे निर्णायक रूप से पराजित भी कर दिया था और युद्ध में शर्तें रखी थी। क्या शर्तें थीं? देखते हैं शर्तों को। पहली शर्त क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस की बेटी कार्नेलिया से विवाह कर लिया। ठीक है, ये सेल्यूकस है और ये इसकी बेटी है। ठीक है, ये सेल्यूकस और ये इसकी बेटी। तो चंद्रगुप्त ने क्या किया? इससे विवाह का प्रस्ताव किया। दूसरा, सेल्यूकस ने 4 प्रांत, कौन कौन से? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को सौंप दिए। ये शर्तें थीं किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। सेल्यूकस ने 4 काबुल, कंधार और हेरात मकरान प्रांत चंद्रगुप्त को सौंप दिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे की बात करें तो इसके बाद संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगनेस्तीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। तो जो सेल्यूकस है इसने मेगनेस्तीस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगनेस्तीस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो इंडिका है की रचना की, जिसमें तत्कालीन मौर्य साम्राज्य और भारतीय संस्कृति का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि सेल्यूकस ने ही मेगनेस्तीस को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था और तभी उसने अपनी पुस्तक जो इंडिका, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है? मेगनेस्तीस की है। मेगनेस्तीस को किसने भेजा? सेल्यूकस ने भेजा। कहाँ? चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद क्या होता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये जैन धर्म का अनुयायी बनता है। ठीक है, देखते हैं। अपने शासन के अंतिम वर्षों में जैन संत भद्रबाहु ने मगध में एक लंबे अकाल की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, किसने? जो भद्रबाहु थे, कौन थे? जैन संत थे। कौन थे? जैन संत थे। इन्होंने एक लंबे और अकाल भविष्यवाणी की थी। कहाँ? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, जिसका कारण उन्होंने सम्राट के कार्यों को बताया था। इससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने राजपाट त्याग दिया और भद्रबाहु के अनुयायी बन गए थे। वे कर्नाटक के जो श्रवणबेला नामक स्थान चले गए। ठीक है, जब भद्रबाहु ने ये भविष्यवाणी की कि यहाँ पे बहुत ही एक लंबा अकाल और बहुत ही भुखमरी मारा, बहुत मतलब अकाल टाइप में जो चीज़ें हैं गड़बड़ होने वाली हैं, साम्राज्य बिखरने वाला है। तो इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजपाट को त्याग दिया और भद्रबाहु के अनुयायी बन गए। उसके बाद उन्होंने श्रवणबेलगोला नामक एक स्थान है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। वहाँ जाते हैं और वहाँ पे वो 298 ईसा पूर्व में जो संलेखना विधि के द्वारा, एक संलेखना विधि होती है, वो क्या कि जो भोजन पानी त्याग कर प्राण त्यागना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संलेखना विधि कहते हैं। तो ये एक मृत्यु का तरीका है जो कि अपने शरीर को त्याग करने की विधि है, संलेखना विधि। और इसी के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। किन्होंने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। तो यहाँ पे आपका ये कुछ चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे शासक की तरफ, जो कि हैं बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है वो 298 ईसा पूर्व से लेके 268 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है, अब रही बात इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है,
2, एक सेकेंड, पेन को थोड़ा छोटा करते हैं, कितना कितना था, 298 से लेके 268, ठीक है। अब देखेंगे आपको याद करना, क्या करना है, आपको सिर्फ एक डिजिट याद करने लेनी है, 298, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार लिखेंगे नहीं, सिर्फ जो ये 9 है इसको 6 कर देंगे, 268, ठीक है। 9 को 6 करना है, आपकी इनकी शुरुआत से 9 को 6 कर देना है, बस आपका इनका जो 1998 से 268 ईसा पूर्व तक हो जाएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे, उसके बाद आपका ये लास्ट वाला मिल जाएगा, जिससे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, नेचर आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र बिंदुसार मगध के शासक बनते हैं। उन्हें कई उपाधियों से जाना जाता है, जो कई सारी उपाधि, जैसे कि अमितघात्र, भद्रसार, सिंहसेन, ठीक है। तो ये सारी उपाधियां इनको प्राप्त थी। इसका अर्थ भी जान लेते हैं क्या होता है। ये बिंदुसार की फोटो यहाँ पे है, देख सकते हैं। इसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला है, ठीक है। अमित का मतलब होता है जो अमित, मतलब जो अपना मित्र ना हो, ठीक है। उसका सबसे बड़ी प्रसिद्धि उपाधि मानी जाती है, ठीक है। शत्रुओं का नाश करने वालों को कहते हैं अमित घात। भद्रसार का मतलब है वायु प्राण में उन्हें इस नाम से संबोधित किया गया है। सिंहसेन जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है, ठीक है। उसके बाद विदेशी संबंध की बात करते हैं कि बिंदुसार के टाइम में विदेशी संबंध कैसे हुआ करते थे, ठीक है। आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। बिंदुसार ने अपने पिता की तरह ही विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए हुए थे, ठीक है। सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने राजदूत डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने एंटियोकस को 3 चीज़ों से भेजने का अनुरोध किया था। क्या क्या थी वो, क्या क्या चीज़ें थी? एक तो मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक, ठीक है। तो बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ें भेजने का अनुरोध किया, मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक। लेकिन एंटियोकस ने शराब और अंजीर तो भेज दिए और दास नहीं भेजे, जो मतलब दार्शनिक है नहीं भेजे। क्यों? क्योंकि ईरानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जो एंटियोकस ने एंटियोकस ने क्या किया, मीठी शराब और अंजीर तो भेज दी, लेकिन दार्शनिक को मना कर दिया, ये कहकर कि जो दार्शनिक हैं वो क्रय विक्रय नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धार्मिक मान्यताएं देख लेते हैं शासनकाल में इनके, और प्रशासन कैसा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके शासनकाल में तक्षशिला में एक विद्रोह होता है, और इस विद्रोह में को दबाने के लिए पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, जो असफल रहा, ठीक है। इसको भेजा, सुसीम को भेजा, जो असफल होता है। इसके बाद उन्होंने अपने छोटे पुत्र अशोक को भेजा, जो उस समय के अवंती के राज्यपाल थे। ये वो वाला अशोक नहीं है, ठीक है, नहीं वही वाला अशोक है, हाँ ठीक है, वही वाला अशोक है जो अशोक हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वही अशोक सम्राट जिसे कहते हैं। फिर राज्यपाल थे। अशोक ने सफलतापूर्वक और क्रूरतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक है। सम्राट अशोक जो है वो इन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके पुत्र कौन थे? एक तो सुसीम थे। सुसीम कौन था? अशोक का भाई था, ठीक है। लेकिन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये सब पूछता नहीं है, सुसीम वगैरह को नहीं पूछेगा, लेकिन अशोक के बारे में जानना जरूरी है, और वो हम इसको अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि अशोक और भद्रबाहु को उसमें कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ उनकी मान्यताएँ थी, और वीडियो होती है यहाँ पे आपकी समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप देख सकते हैं क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, PDF वगैरह आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये घंटी जो दिख रही है आपको, ये प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।